आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 को एक ही वीडियो में कवर करने चलें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज के इस सत्र का मुख्य विषय सौर मंडल में पृथ्वी यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। इस चर्चा का उद्देश्य पूरी तरह से अकादमिक और तथ्यात्मक है। हम यहाँ कंसेप्ट क्लैरिटी पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों को गहराई से समझा जा सके। सही कहा। परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन बुनियादी तथ्यों का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। यहीं से एडवांस भूगोल की नींव रखी जाती है। तो आसमान के अवलोकन से शुरुआत करते हैं। अगर हम सूर्यास्त के बाद आकाश को देखें तो शुरुआत में केवल एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। हाँ, और एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि इनमें से कुछ बिंदु बहुत चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं। बिल्कुल, कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि कुछ बिना किसी टिमटिमाहट के लगातार चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं जो अलग अलग समय पर अलग आकार का दिखता है। चंद्रमा के संदर्भ में दो प्रमुख खगोलीय घटनाएं समझना जरूरी है। एक है पूर्णिमा और दूसरी अमावस्या। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट कहा जाता है। जी, इस रात चंद्रमा अपने पूरे गोल आकार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद चंद्रमा का आकार घटने लगता है और ठीक 15 दिन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। पूर्ण चंद्रमा आसमान में नहीं देखा जा सकता। सही। तो ये जो 15 दिन के बाद की स्थिति होती है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे ही अमावस्या कहा जाता है। यानी ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है जिसे न्यू मून नाइट कहते हैं। बिल्कुल, यदि आसमान साफ हो तो अमावस्या की रात आसमान का अवलोकन सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है क्योंकि उस रात चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका मुख्य कारण सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली इन वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यहीं से खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज की अवधारणा सामने आती है। हाँ, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही व्यापक श्रेणी में आते हैं। तो क्या सभी खगोलीय पिंड एक जैसे होते हैं? इन खगोलीय पिंडों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं और अत्यधिक गर्म होते हैं, जो मुख्य रूप से गैसों से बने होते हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विशिष्ट पिंडों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इस प्रकार के खगोलीय पिंडों को तारा यानी स्टार कहा जाता है। बिल्कुल, और ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्य भी एक तारा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत रोचक है कि सूर्य एक तारा है, लेकिन रात के समय आसमान में चमकते हुए जो अनगिनत तारे हम देखते हैं वे तो सूर्य के समान ऊष्मा या प्रकाश नहीं देते। बिल्कुल, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? रात के समय दिखने वाले अनगिनत तारे वास्तव में सूर्य के ही समान हैं, लेकिन वे हमसे बहुत अधिक दूर हैं। इसी अत्यधिक दूरी के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। सही कहा। और वे हमें केवल छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं। दूरी या प्रभाव वस्तु के आकार और ऊर्जा की तीव्रता पर पड़ता है। तारों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विषय नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टेलेशंस का है। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन्हीं आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहा जाता है, इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल का एक प्रमुख उदाहरण है। हाँ, और इसी अर्सा मेजर के अंतर्गत एक बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल आता है जिसे सप्तर्षि कहा जाता है। सप्त का अर्थ है 7 और ऋषि का अर्थ है संत। तो ये 7 तारों का एक विशिष्ट समूह है जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। प्राचीन समय में जब दिशा निर्धारण के लिए आधुनिक उपकरण या कंपास उपलब्ध नहीं थे, तब रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही किया जाता था। इसमें ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी।
ध्रुव तारे की विशेषता ये है कि ये हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है और आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। तो प्राचीन काल में लोग इस ध्रुव तारे को आसमान में खोजते कैसे थे? सप्तर्षि मंडल की सहायता से। सप्तर्षि के समूह में 2 तारे ऐसे होते हैं जिन्हें संकेतक तारे कहा जाता है। अगर इन 2 संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उस रेखा को उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह रेखा सीधे ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये याद रखना आवश्यक है कि ध्रुव तारे और सप्तर्षि का यह संबंध दिशा निर्धारण में कैसे काम करता है। बिल्कुल। अब तारों और नक्षत्र मंडलों से आगे बढ़कर उन खगोलीय पिंडों की बात करते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। क्योंकि आसमान में दिखने वाली हर चीज तारा नहीं होती। सही। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश का अभाव होता है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह यानी प्लैनेट कहा जाता है। और प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति को समझना भी यहाँ आवश्यक है। अंग्रेजी का शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। बिल्कुल। तो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि चंद्रमा की सतह से पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही सूर्य के प्रकाश से चमकती हुई प्रतीत होगी। एकदम सही। ग्रहों के इसी क्रम में अब हमें सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के पूरे स्वरूप का विश्लेषण करना चाहिए। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे एक क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड शामिल होते हैं। और इस पूरे परिवार का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल शब्द की उत्पत्ति पौराणिक रोमन कहानियों से जुड़ी है, जहां रोमन कहानियों में सोल का अर्थ सूर्य देवता होता है। हाँ, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के इस पूरे परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। तो सूर्य के बारे में कुछ विस्तार से बात करते हैं। ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत विशाल है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसकी सबसे बड़ी भूमिका इसका खिंचाव बल यानी पुलिंग फोर्स है। सूर्य का यह खिंचाव बल ही इस पूरे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। बिल्कुल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। लेकिन सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा से जलते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ये पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी विशाल दूरी के कारण सूर्य की प्रचंड ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते अनुकूल स्तर तक कम हो जाती है। सही। सूर्य के बाद अब उन 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं जो सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार उनका सही क्रम है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और अंत में नेपच्यून। इसे याद रखने का एक आसान अंग्रेजी वाक्य भी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर ग्रहों के नाम को दर्शाता है। सौरमंडल के ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते पूरी तरह से गोल नहीं हैं। ये रास्ते फैले हुए हैं जिन्हें दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। बिल्कुल। ग्रहों के इन दीर्घवृत्ताकार रास्तों को ही उनकी कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इन 8 ग्रहों को सूर्य से दूरी और इनकी संरचना के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये मुख्य रूप से भारी पदार्थों जैसे चट्टानों से बने हैं। इनमें पहले 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं और आकार में बहुत विशाल हैं। चट्टानों के बजाय ये मुख्य रूप से गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। इनमें अंतिम 4 ग्रह शामिल हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक अत्यंत रोचक तथ्य ये भी है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों और मलबे से बनी पट्टियां हैं। सही कहा। अब अगर हम ग्रहों की गति पर ध्यान दें तो जैसे जैसे ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती है उसकी कक्षा बड़ी होती जाती है।
और इसलिए सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र ग्रह के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। हाँ, ट्विन प्लैनेट। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि शुक्र को जुड़वा ग्रह विशुद्ध रूप से उसके भौतिक आकार और आकृति के कारण कहा जाता है। बिल्कुल। और ग्रहों की इस सूची में प्लूटो का नाम अब नहीं आता। अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो को भी एक ग्रह ही माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक ऐतिहासिक बैठक में ग्रहों की परिभाषा को लेकर नए मानक तय किए। इस निर्णय के अनुसार प्लूटो और कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड अब बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। प्लूटो का ये वर्तमान स्टेटस और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का यह निर्णय याद रखना आवश्यक है। सही। अब पृथ्वी के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है। जी, ध्रुवों के पास ये थोड़ी चपटी है। पृथ्वी के इसी विशिष्ट आकार को सटीक रूप से वर्णित करने के लिए भू-आब शब्द का प्रयोग किया जाता है। भू-आब का शाब्दिक अर्थ ही है पृथ्वी के समान आकार। भूगोल से जो है इन शब्दों की उत्पत्ति को समझना भी काफी लाभकारी होता है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ है लिखना या अध्ययन करना। इसी प्रकार ग्रीक शब्द मेटेरिया को जोड़ने पर ज्योमेट्री बनता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का मापन। और ऑइड्स जोड़ने पर जियोइड बनता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। बिल्कुल। अब अगर हम सौरमंडल के अन्य ग्रहों से तुलना करें तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, विशेषकर ऑक्सीजन मौजूद है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यही पानी प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश की बात आई है तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये गति इतनी तीव्र है, फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। इससे पता चलता है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी अंतरिक्ष में कितनी विशाल है। पृथ्वी के बाद इसके एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा का विश्लेषण आवश्यक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। फिर भी ये हमें आसमान में इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में बहुत अधिक नजदीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से सटीक दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा के अन्वेषण के इतिहास में 20 जुलाई 1969 एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और प्राकृतिक उपग्रहों के साथ साथ कृत्रिम पिंडों यानी मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में भी जानना चाहिए। इन उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ प्रमुख भारतीय उपग्रहों के उदाहरण हैं इनसैट, IRS और एड्यूसैट। अब चंद्रमा की गति को समझना बहुत ही तथ्यात्मक स्पष्टता की मांग करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल। चंद्रमा के परिक्रमण और घूर्णन का समय समान है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। वहां ऊंचे पहाड़, विस्तृत मैदान और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की सतह पर अपनी छाया बनाते हैं। सही। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के बाद अब क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों का क्या मत है? क्षुद्र ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में ये एक अनुमानित या वैज्ञानिक रूप से विचाराधीन दृष्टिकोण है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले किसी विस्फोट के बाद मूल ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। जी, वे टुकड़े तब से इसी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों के बाद एक और खगोलीय पिंड है जिसे उल्कापिंड या मीटेरॉइड्स कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तब हवा के साथ उनका तीव्र घर्षण होता है। इस अत्यधिक घर्षण के कारण ये छोटे पत्थर बहुत गर्म होकर जल जाते हैं और एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे लोग अक्सर टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे वहां गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इस पूरे सौर मंडल से परे देखने पर हमें ब्रह्मांड की विशालता का आभास होता है। रात के समय खुले आकाश में एक चौड़ी सफेद पट्टी देखी जा सकती है। यह लाखों तारों का एक विशाल समूह है, जिसे आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा सौर मंडल भी इसी मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इस आकाशगंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में की गई थी। सही। और जब इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं एक साथ मिलती हैं, तब जाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की इस विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। इस संपूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड अनंत है। लाखों आकाशगंगाओं में से एक हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है। उस आकाशगंगा के एक किनारे पर हमारा सौरमंडल स्थित है। उस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और उसके 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी पर हम मौजूद हैं। हर एक खगोलीय पिंड की सटीक कार्यप्रणाली को समझना ही इस अकादमिक सत्र का उद्देश्य था। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस गहन विश्लेषण में प्रवेश करते हुए आज का मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी के वास्तविक आकार, ग्लोब, अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स के अकादमिक और भौगोलिक सिद्धांतों को पूरी तरह से डिकोड करना है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है और इस चर्चा के आधार को मजबूत करने के लिए जो सबसे पहला तथ्य हमें स्पष्ट करना चाहिए वो ये है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। मतलब बचपन से हम जो चित्र देखते आए हैं वे इसे एक आदर्श गोले के रूप में दिखाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसका अकादमिक विश्लेषण करें तो पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है और अपने मध्य भाग में थोड़ी उभरी हुई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रबर की गेंद को ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा दिया जाए तो वो बीच से थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है और पृथ्वी के इसी विशिष्ट आकार को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ही हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब इसी पृथ्वी का एक वास्तविक लघु प्रतिरूप या मिनिएचर मॉडल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम ग्लोब की बनावट को देखें तो एक बहुत ही बुनियादी बात ध्यान में आती है। ग्लोब एक धातु की सुई के सहारे हल्का सा झुका हुआ होता है। भूगोल की भाषा में इस अक्ष या एक्सिस के कॉन्सेप्ट को कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पर यहां एक बात अनिवार्य रूप से स्पष्ट करना चाहूंगा। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है, क्योंकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भौतिक सुई नहीं होती। तो यह धुरी सिर्फ एक वैचारिक ढांचा है चीजों को समझने के लिए। पृथ्वी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अधीन अपनी गति कर रही है। एकदम सही। और इसी तरह उस विशाल गोले पर किसी जगह को खोजने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा की बात आती है, विषुवत या इक्वेटर, जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ये दोनों भाग आकार में बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए विषुवत वृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की सटीक स्थिति बताने का सबसे पहला संदर्भ बिंदु बन जाता है। और यहीं से अक्षांश रेखाओं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। अक्षांशों को हम अंश में यानी डिग्रीज में मापते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। और अगर हम विषुवत वृत्त से किसी भी ध्रुव तक की दूरी को देखें तो ये पृथ्वी के चारों ओर के पूरे वृत्त का ठीक 1/4 हिस्सा होता है। एक पूरा वृत्त 360 अंश का होता है,
तो उसका 1/4 हुआ 90 अंश। यानी दोनों ध्रुव 90 डिग्री को दर्शाते हैं, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। What's fascinating यह is कि इन अक्षांश रेखाओं का आकार विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार घटता जाता है। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते ये केवल एक बिंदु रह जाते हैं। और एक बात जो यहाँ स्पष्ट रूप से ध्यान देने वाली है, जब भी हम किसी अक्षांश का उल्लेख करते हैं तो सिर्फ डिग्री बताना काफी नहीं होता, उसके साथ दिशा लिखना बेहद अनिवार्य है। दिशा के इस महत्व को हम चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे के उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत के महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही 20 अंश अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ 20 डिग्री अक्षांश बोले तो वो जानकारी पूरी तरह से भ्रामक होगी। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, इसलिए इसे 20 डिग्री उत्तर लिखा जाएगा, और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 अंश दक्षिण में है, जिसे 20 डिग्री दक्षिण लिखा जाएगा। एक ही संख्या होने के बावजूद दिशा अलग होने के कारण दोनों स्थानों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और दूसरा सदर्न में। सही विश्लेषण है, और ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व वृत्त और दोनों ध्रुवों के अलावा पृथ्वी पर 4 और बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अगर हम इन्हें सूचीबद्ध करें तो पहले ही है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तर पर है। दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिण पर है। हाँ, और तीसरी रेखा विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में है, जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और चौथी है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिण ध्रुव वृत्त एंटार्क्टिक सर्कल। अब इन प्रमुख रेखाओं का ढांचा समझने के बाद पृथ्वी के ताप कटिबंधों यानी हीट जोन्स का विभाजन समझना बहुत तार्किक हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सूर्य की किरणें हर जगह एक समान नहीं पड़ती। अक्षांशों के साथ साथ किरणों का कोण बदलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंध की, जिसे टॉरिड जोन कहा जाता है। ये कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और इसके बाद जब हम इस उष्ण कटिबंध से बाहर निकलते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, जिससे दूसरा कटिबंध बनता है, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच है, और दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच। किरणें तिरछी होने के कारण यहाँ तापमान मध्यम रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। और अंत में आता है पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र, शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। ध्रुवों के पास का क्षेत्र। यहाँ अत्यधिक ठंड होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पाता। किरणें नाम मात्र की ऊष्मा दे पाती हैं। Here's where it gets really interesting. ताप कटिबंधों से हमें ऊष्मा का अंदाजा तो लग गया, लेकिन केवल अक्षांश से हम किसी स्थान की सटीक स्थिति नहीं जान सकते। यह एक बहुत ही शानदार भौगोलिक पहेली है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। तो इनकी सही स्थिति कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि किसी ऊर्ध्वाधर संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यही देशांतरीय याम्योत्तर यानी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात आती है। और अक्षांश रेखाओं के विपरीत सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई बिल्कुल समान होती है। तो गिनती कहाँ से शुरू की जाए, ये तय करना मुश्किल रहा होगा। हाँ, इसीलिए सभी देशों ने मिलकर तय किया कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला जो ग्रीनविच में स्थित है, वहां से गुजरने वाले याम्योत्तर को मुख्य संदर्भ बिंदु माना जाएगा। इसे ही प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक जाल सा बनाती हैं, जिसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। जी, और आधुनिक जीपीएस नेविगेशन की पूरी नींव इसी ग्रिड सिस्टम पर टिकी है। अगर हम असम के धुबरी का उदाहरण लें, यह 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। जहां ये दोनों रेखाएं कटती हैं, वही उस स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति है। ग्रिड सिस्टम तो स्पष्ट है।
इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, देशांतर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग समय के निर्धारण और गणना में होता है, और ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय की गणना के इस गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री घूमना। तो एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 360 को 24 से भाग देने पर आता है 15, यानी एक घंटे में 15 डिग्री। इसे और बारीकी से देखें। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 को 15 से भाग दें तो 4 आता है, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। एकदम सही। और नियम यह है कि जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है वहां समय आगे होगा और पश्चिम में समय पीछे होगा। उदाहरण के लिए, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 60 मिनट का अंतर आएगा, यानी वहां दोपहर का 1 बज रहा होगा। और ठीक उसी समय 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाएं तो समय 1 घंटा पीछे होगा, सुबह के 11 बजेंगे। किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब वहां दोपहर के 12 बजते हैं, जिसे स्थानीय समय कहा जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमारी आम जिंदगी में इसका क्या प्रभाव है? किसी देश के लिए एक मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उसके पूर्व से पश्चिम के बीच कई देशांतर गुजरेंगे। स्थानीय समय अलग अलग होगा। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अगर अलग अलग समय माना जाए तो रेलवे टाइम टेबल में कितनी बड़ी अव्यवस्था फैल आएगी। इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। जो समय इस रेखा पर होता है वही पूरे देश में लागू होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे देखें तो भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच का उदाहरण बहुत सटीक है। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। 82.5 को 4 से गुना करें तो 330 मिनट आते हैं, जो 5.5 घंटे बनते हैं। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। ये गणित पूरी दुनिया को एक समय सारणी में बांधता है। हालांकि रूस जैसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाले बड़े देशों में केवल एक मानक समय से काम नहीं चलता। वहां 11 मानक समय हैं। संपूर्ण पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस पूरे गहन विश्लेषण के अंत में ये विचार करना बेहद रोमांचक है कि कैसे गणितीय गणनाओं और मात्र कुछ काल्पनिक रेखाओं के ग्रिड ने पूरी दुनिया के समय, व्यापार, यातायात और संचार को एक सटीक और व्यवस्थित ढांचे में बांध दिया है। ये भौगोलिक विज्ञान की असीमित शक्ति का प्रमाण है। निस्संदेह, इस वैज्ञानिक ग्रिड के बिना आज की आधुनिक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की गतियां। आज के इस विश्लेषण का मेन ऑब्जेक्टिव उन बेसिक खगोलीय गतियों को, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मोशंस को डिकोड करना है जो इस प्लैनेट के पूरे सिस्टम को चलाती हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा का आधार स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल के फैक्ट्स रहेंगे, बिना किसी बाहरी थियोरी के। हम केवल प्रामाणिक और एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स का ही विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हम केवल सतह पर तैरने वाले फैक्ट्स नहीं देखेंगे, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि पृथ्वी की 2 मुख्य गतियां, रोटेशन और रेवोल्यूशन, हाँ, घूर्णन और परिक्रमण, किस तरह से भौतिक और भौगोलिक स्तर पर काम करती हैं। दिन और रात का चक्र हो या अलग अलग ऋतुओं का आना, सब इन्हीं के गणित पर टिका है। सही कहा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गंभीर अध्ययन के दृष्टिकोण से ये समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर ये घटनाएं कैसे होती हैं। हमारा लक्ष्य रटने के बजाय वैचारिक समझ और विकसित करना है। तो शुरुआत पृथ्वी की सबसे प्राइमरी गति से करते हैं, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। टेक्निकली देखें तो घूर्णन का अर्थ है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना। एग्जैक्टली। अंतरिक्ष में पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर लगातार घूम रही है, और इस एक पूरे चक्कर को पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और इस 24 घंटे की अवधि को ही खगोलीय भाषा में पृथ्वी दिन या अर्थ डे कहा जाता है।
ये एक दैनिक गति है और इसी निरंतरता के कारण धरती पर हर 24 घंटे में दिन और रात का एक पूरा चक्र संपन्न होता है। यहाँ जो सबसे अहम टेक्निकल पहलू समझने वाला है वो है पृथ्वी का अक्ष और कक्षीय समतल, मतलब ऑर्बिटल प्लेन। हाँ, ऑर्बिटल प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पृथ्वी का एक्सिस कोई असली फिजिकल डंडा तो है नहीं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आर पार जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और इसके साथ ही एक और वैचारिक सतह होती है, उसे समतल, जो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एंगल कितना बनता है? पृथ्वी का अक्ष इस कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये 66.5 डिग्री का एंगल वैसे बहुत क्रूशियल है। इसको विजुलाइज करने के लिए हम अंतरिक्ष में एक फ्लैट टेबल की कल्पना कर सकते हैं जिस पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी इस टेबल पर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सीधी नहीं खड़ी है। इसके बजाय ये थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे बस का कोई यात्री खिड़की की तरफ थोड़ा झुका हुआ बैठा हो। और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी का घूर्णन एक साधारण सीधी गति न होकर एक विशिष्ट कोणीय गति बन जाता है। इसका असर सीधा इस बात पर पड़ता है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी कैसे पड़ती है। और इसी झुकाव के बिंदु से एक नई भौगोलिक अवधारणा आती है जिसे प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी का आकार पूरी तरह से चपटा नहीं है, बल्कि ये गोले के समान है। इस गोलाकार आकृति के कारण एक समय में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के केवल आधे भाग पर ही पड़ती है। जो भाग सूर्य के ठीक सामने होता है वहां दिन का उजाला होता है, और जो भाग विपरीत दिशा में होता है वहां रात होती है। सही। ग्लोब पर वो वृत्त जो इस दिन और रात को स्पष्ट रूप से विभाजित करता है, उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इस प्रदीप्ति वृत्त के संदर्भ में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतर है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि दिन और रात को बांटने वाला ये सर्कल और पृथ्वी का एक्सिस एक ही लाइन पर होंगे। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। प्रदीप्ति वृत्त और पृथ्वी का अक्ष कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। प्रदीप्ति वृत्त हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि रोशनी सीधी आती है, जबकि एक्सिस उस रोशनी के सामने झुका हुआ है। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, और इस खगोलीय ज्योमेट्री को समझने का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। बिल्कुल। प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्टा का योगदान बहुत बड़ा है। सदियों पहले जब कोई मॉडर्न टेलीस्कोप नहीं था, तब आर्यभट्टा ने केवल गणितीय गणनाओं से ये स्थापित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। बिना किसी मॉडर्न टूल के ऐसी सटीक समझ होना वाकई अद्भुत है। अब अगर हम इस घूर्णन की गति को एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें, जैसे कि फिजिक्स में अक्सर सिस्टम को रोककर देखा जाता है। एग्जैक्टली। अगर ये मान लिया जाए कि पृथ्वी अचानक अपना घूर्णन बंद कर दे, तो इस ग्रह के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा? यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? इस स्थिति का विश्लेषण बहुत ही चरम परिणाम दिखाता है। यदि घूर्णन रुक जाए तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की ओर होगा वहां समय ठहर जाएगा, हमेशा दिन रहेगा, और लगातार रोशनी के कारण वहां भयंकर गर्मी पड़ेगी। और जो दूसरा आधा हिस्सा अंतरिक्ष के अंधेरे की तरफ होगा, वहां कभी सुबह नहीं होगी। उस अंधकार वाले हिस्से में तापमान तेजी से गिरेगा और हमेशा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसका मतलब ग्रह का एक हिस्सा उबलती भट्टी बन जाएगा और दूसरा हिस्सा बर्फ का जमा हुआ रेगिस्तान। दोनों तरफ मौसम का कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल। इस तरह की अत्यधिक गर्मी और ठंड की स्थायी अवस्था में वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह ढह जाएगा और जीवन किसी भी रूप में संभव नहीं हो पाएगा। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। तो घूर्णन एक तरह के नेचुरल थर्मोस्टेट का काम करता है, जो पूरे प्लैनेट पर टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सही कहा। घूर्णन सिर्फ दिन और रात ही नहीं बनाता, जीवन के अस्तित्व की एक अनिवार्य शर्त भी है। अब इसके बाद हम पृथ्वी की दूसरी प्रमुख खगोलीय गति पर आते हैं, यानी परिक्रमण या रेवोल्यूशन। घूर्णन जहां अपनी धुरी पर घूमना है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक निश्चित और स्थिर कक्ष यानी ऑर्बिट में पृथ्वी की गति है। ये एक काफी लंबी यात्रा है, और इस यात्रा का समयाकाल ही हमारे मानवीय कैलेंडर का आधार है। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 और 1/4 दिन लेती है, यानी 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम अपने नॉर्मल साल में केवल 365 ही दिन मानते हैं,
जो एक्स्ट्रा 6 घंटे बचते हैं उन्हें हम साधारण वर्ष में ऐड नहीं करते। हाँ, और यहीं से समय के गणित और लीप वर्ष या लीप ईयर की अवधारणा का जन्म होता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। तो ये 6 घंटे हर साल इकट्ठा होते रहते हैं। पहले साल के 6 घंटे, फिर दूसरे के 6, तीसरे के 6 और चौथे साल के 6 घंटे। जब इन 4 वर्षों के 6-6 घंटों को जोड़ा जाता है तो ये कुल 24 घंटे बन जाते हैं, यानी पूरा एक दिन। ह्यूमन कैलेंडर की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो इन एक्स्ट्रा घंटों को बैलेंस कर लेता है, और इस बैलेंस के लिए इस एक एक्स्ट्रा दिन को हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की होती है, और जिस वर्ष में ये अतिरिक्त दिन जुड़ता है उसमें कुल 366 दिन हो जाते हैं। इसे ही लीप वर्ष कहते हैं। अब इस परिक्रमण यात्रा के पाथ पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एकदम सटीक गोल आकार में नहीं घूमती। इसका पथ दीर्घवृत्ताकार है, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। हाँ, एक अंडाकार आकृति की तरह। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से पृथ्वी और सूर्य की दूरी साल भर एक जैसी नहीं रहती। लेकिन यहाँ दूरी से ज्यादा बड़ा फैक्टर एक और है जो ऋतुओं को बदलता है। और वो फैक्टर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुके रहना। बिल्कुल। पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है, और इसी झुकाव और परिक्रमण के संयुक्त प्रभाव से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर झुकाव ना होता तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के बावजूद ऋतुओं में कोई खास बदलाव नहीं होता। ऋतुओं के इस चक्र को समझने के लिए हमें साल की कुछ स्पेसिफिक तारीखों को देखना होगा। 21 जून की स्थिति से शुरू करते हैं, जिसे उत्तर अयनांत या समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसके कारण सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ने का असर बहुत व्यापक होता है। सीधी किरणों का मतलब है हीट का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इन क्षेत्रों में बहुत गर्मी होती है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि ध्रुवों के पास किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहां कम ऊष्मा पहुंचती है। लेकिन 21 जून को उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने के कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले आर्कटिक रीजन्स में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक सूर्य होराइजन के नीचे जाता ही नहीं, और क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से में रोशनी ज्यादा मिलती है, इसलिए इक्वेटर के नॉर्थ में इस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वहां कड़ाके की सर्दी होती है और रातें लंबी होती हैं। अब पृथ्वी आगे बढ़ती है और ठीक 6 महीने बाद सूर्य की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण अयनंत या विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। हाँ, अब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, और इस झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल लंबावत पड़ती हैं। जिसका मतलब है अब सदर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा रोशनी और गर्मी मिल रही है। इसलिए 22 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु आती है। और उत्तरी गोलार्ध, जो अब सूर्य से दूर झुका है, वहां शीत ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनंत कहा जाता है। इसका मानव संस्कृति पर बड़ा दिलचस्प असर पड़ता है। दिसंबर आते ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे यूरोप या भारत में, कड़ी ठंड पड़ती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। सोच में भी इसका जिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग बर्फबारी के बीच क्रिसमस मना रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग सी बीचेस पर तेज धूप में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये अर्थ के टिल्ट का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का क्रिसमस ये साबित करता है कि ऋतुओं का आना पृथ्वी और सूर्य की दूरी पर नहीं, बल्कि एक्सिस के झुकाव पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गई दो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात, जब नॉर्थ या साउथ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है। लेकिन इस इलिप्टिकल यात्रा में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब बैलेंस बिल्कुल सेंटर में होता है। वो तारीखें हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दिनों पृथ्वी एक ऐसे बिंदु पर होती है जहां सूर्य की किरणें सीधे विषुववृत्त यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। पृथ्वी का झुकाव उस वक्त सूर्य की दिशा में ना होकर ऑर्बिट के पैरेलल होता है,
जिसका परिणाम ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर हो जाती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इस ग्लोबल बैलेंस को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज होता है जब कोई एक्सट्रीम मौसम नहीं होता। ऋतुओं का वितरण भी इस वक्त काफी संतुलित रहता है। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी से सर्दी की ओर जाने का समय होता है, इसलिए वहां शरद ऋतु या ऑटम होता है। और उसी वक्त सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी आने वाली होती है, इसलिए वहां वसंत ऋतु या स्प्रिंग होता है। इसके ठीक 6 महीने बाद 21 मार्च को स्थितियां पलट जाती हैं। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु आती है और सदर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु की शुरुआत होती है। ये पूरा सिस्टम एक बेहद सटीक मशीनरी की तरह काम करता है। इस विश्लेषण से ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी पर होने वाले मौसम और समय के बदलाव आकस्मिक नहीं हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन दिन और रात का चक्र चलाता है, जो रोज टेम्परेचर को रीसेट करता है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के साथ अर्थ का एक्सियल टिल्ट मिलकर ऋतुओं का चक्र बनाता है, जो हमारे एग्रीकल्चरल और लाइफ साइकिल्स को कंट्रोल करता है। अगर इनमें से एक भी गति अपने इस फॉर्मेट में ना हो या झुकाव 66.5 डिग्री से थोड़ा भी अलग हो जाए, तो हमारी क्लाइमेट सिस्टम, हवाओं का बहाना, ओशन करंट्स सब कुछ कंप्लीटली बदल जाएगा। रोटेशन, रेवोल्यूशन और इस टिल्ट के सटीक तालमेल ने ही इस प्लैनेट को जीवन के अनुकूल बनाया है। दिन, रात और मौसम का ये बदलाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। पर एक विचार यहाँ और आता है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी गणितियों का गणित बिल्कुल अलग है। वहाँ रोटेशन इतना धीमा है कि उनका एक दिन उनके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। इसका मतलब समय की पूरी अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस चट्टान पर खड़े हैं और वो किस गति से घूम रही है। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मानचित्र। आज के इस गहन विश्लेषण में हम भूगोल के एक बहुत ही बुनियादी उमंग लेकिन अहम विषय को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के अध्ययन के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोब की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जब हम भौगोलिक विश्लेषण की थोड़ी गहराई में जाते हैं तो ग्लोब की कुछ स्पष्ट व्यवहारिक सीमाएं सामने आने लगती हैं। बिल्कुल, ग्लोब पृथ्वी का एक सटीक त्रिआयामी यानी 3D मॉडल है। ये पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करने के लिए तो बेहतरीन है, जैसे महाद्वीपों और महासागरों का सापेक्ष आकार या फिर पृथ्वी का झुकाव समझना। हाँ, लेकिन समस्या तब आती है जब अध्ययन का दायरा किसी विशिष्ट और छोटे क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी एक देश, राज्य, जिले या यहाँ तक कि किसी गांव की भौगोलिक संरचना का विश्लेषण करना हो, तो ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। सही कहा। इतनी सूक्ष्म जानकारी को एक मानक ग्लोब पर उकेरना तकनीकी रूप से असंभव है, और यहीं से मानचित्रों की आवश्यकता और उनका विज्ञान, जिसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं, शुरू होता है। अगर इसे हम सटीक रूप से परिभाषित करें तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक विशिष्ट भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। सुनने में यह परिभाषा काफी सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गणितीय और भौगोलिक चुनौती छिपी हुई है। हमारी पृथ्वी गोलाकार है। किसी भी गोलाकार या 3D सतह को पूरी तरह से एक 2D या चपटी सतह पर चपटा करना असंभव है। जैसे अगर कोई किसी संतरे के छिलके को बिना तोड़े या मोड़े पूरी तरह से मेज पर चपटा करने की कोशिश करें, जाहिर है वो छिलका कहीं न कहीं से फटेगा या सिकुड़ेगा। एग्जैक्टली। मानचित्रों के साथ भी ठीक यही होता है। जब पृथ्वी को कागज पर लाया जाता है तो आकार, दिशा या दूरी में कुछ ना कुछ विरूपण यानी डिस्टोर्शन आ ही जाता है। फिर भी विशिष्ट जानकारियों को सुलभ बनाने के लिए मानचित्र एक अनिवार्य उपकरण है। और जब इन विभिन्न प्रकार के और अलग-अलग पैमानों पर खींचे गए मानचित्रों को एक साथ संकलित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है, तो उस संग्रह को एटलस कहा जाता है। एटलस का निर्माण ही इस बात का प्रमाण है कि कोई भी एक मानचित्र सारी भौगोलिक जानकारियां एक साथ नहीं दे सकता। सूचनाओं की प्रकृति के आधार पर मानचित्रों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे बुनियादी प्रकार है भौतिक मानचित्र, जिन्हें उच्चावच मानचित्र या रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। ये मानचित्र विशुद्ध रूप से पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हैं, पठारों की ऊंचाई क्या है, मैदानों का विस्तार कहाँ है और नदियों या महासागरों की स्थिति क्या है, ये सब भौतिक मानचित्रों के माध्यम से स्पष्ट होता है। इनमें मानव निर्मित सीमाओं का कोई स्थान नहीं होता। और इसके ठीक विपरीत होते हैं राजनीतिक मानचित्र, जो पूरी तरह से मानव निर्मित प्रशासनिक सीमाओं पर आधारित होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों की सीमाओं को स्पष्ट करना होता है। किसी देश का अधिकार क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और पड़ोसी देश की सीमा कहाँ से आरंभ होती है, ये राजनीतिक मानचित्र ही तय करते हैं। जी, और इन दोनों के अलावा एक तीसरी श्रेणी भी है जो शायद सबसे अधिक विश्लेषणात्मक है, थीमैटिक मानचित्र। ये मानचित्र किसी एक विशेष थीम या विषय पर केंद्रित होते हैं। अगर किसी योजनाकार को देश में सड़कों का नेटवर्क समझना है तो वो सड़क मानचित्र का अध्ययन करेगा। इसी तरह वर्षा मानचित्र या उद्योगों तथा वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल स्थान नहीं बताते, बल्कि उस स्थान से जुड़े डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब इस प्रक्रिया के तकनीकी पहलू पर आते हैं। किसी भी मानचित्र के निर्माण और उसके सही अध्ययन के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी से शुरू करते हैं। मानचित्र मूलतः एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को इतना छोटा कर देता है कि वो कागज के एक पन्ने पर समा सके। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी विद्यालय और घर के बीच की वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर लंबा कागज तो अव्यावहारिक है। ऐसे में कार्टोग्राफर एक पैमाना तय करता है। यदि मानचित्र पर इस 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, तो इसका गणितीय अर्थ ये हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के बराबर है। यानी इस विशिष्ट मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। पैमाने की इसी समझ के आधार पर मानचित्रों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब महाद्वीपों, महासागरों या बड़े देशों जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले भागों को एक छोटे कागज पर दिखाना होता है, तो छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, जैसे मानचित्र का 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। और इसके विपरीत जब किसी बहुत छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे किसी गांव, शहर या एक आवासीय क्षेत्र को कागज पर दिखाना होता है, तो पैमाने का स्वरूप बदल जाता है। ऐसे मामलों में स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जा सकता है। इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहीं अधिक विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी प्रदान करते हैं। क्योंकि क्षेत्र छोटा है और पैमाना बड़ा है, इसलिए ऐसे मानचित्रों में हर गली या इमारत को स्पष्ट रूप से दिखाना संभव हो पाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पैमाने की ये समझ ही तय करती है कि किसी विशेष कार्य के लिए कौन सा मानचित्र उपयुक्त होगा। खैर, दूरी और पैमाने का निर्धारण होने के बाद मानचित्र का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक सामने आता है, वो है दिशा। दिशा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। मानचित्र विज्ञान में दिशाओं का एक सार्वभौमिक मानक स्थापित किया गया है। अधिकतर मानचित्रों के ऊपरी दाहिने कोने में एक तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर ऊ अक्षर लिखा होता है। यह हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे कार्टोग्राफी की भाषा में उत्तर रेखा कहा जाता है। उत्तर दिशा का ज्ञान होते ही अन्य सभी दिशाओं का निर्धारण स्वतः ही हो जाता है। जब उत्तर दिशा ज्ञात हो, तो उसके ठीक विपरीत दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम होता है। इन चारों मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन केवल इन 4 दिशाओं के सहारे किसी स्थान की एकदम सटीक स्थिति बताना संभव नहीं है। यहीं पर बीच की दिशाओं या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की भूमिका शुरू होती है। ये दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं का उपयोग करके किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को और अधिक सटीकता के साथ परिभाषित किया जा सकता है। और इन दिशाओं को ज्ञात करने के लिए सदियों से एक यंत्र का उपयोग होता आ रहा है, जिसे दिक्सूचक या कंपास कहते हैं। दिक्सूचक एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है।
इस सुई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। स्थिर होने पर इसका एक सिरा चुंबकीय उत्तर की ओर और दूसरा सिरा चुंबकीय दक्षिण की ओर ही इशारा करेगा। पृथ्वी का अपना एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है और दिशासूचक की सुई इसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होती है। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत मानचित्रों पर खींची गई उत्तर रेखा और वास्तविक भौगोलिक उत्तर के बीच एक व्यावहारिक संबंध स्थापित करता है। दूरी और दिशा के बाद मानचित्र का तीसरा और अंतिम मुख्य घटक है प्रतीक यानी सिंबल्स। मानचित्र का आकार कागज के पन्ने तक सीमित होता है। ऐसे में किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, पेड़ों या रेल की पटरियों को उनके वास्तविक आकार में नहीं दिखाया जा सकता। इस व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए ही प्रतीकों का आविष्कार हुआ। वास्तविक आकृतियों को दर्शाने के लिए निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही कम स्थान घेरते हैं और अत्यधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में पूरी दुनिया में एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है। जी, और इन सर्वमान्य प्रतीकों को रूढ़ चिन्ह या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पक्की सड़कों को दो सीधी समानांतर रेखाओं से और कच्ची सड़कों को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सीमाओं को अलग-अलग मोटाई की डैश और डॉट वाली रेखाओं से स्पष्ट किया जाता है। ये विश्वव्यापी भाषा मानचित्रों को किसी भी भाषाई सीमा से मुक्त कर देती है। रूढ़ चिन्हों के साथ साथ मानचित्रों में रंगों का उपयोग भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। रंगों का ये चयन भी उसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति का हिस्सा है। सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल पृथ्वी के जलाशयों जैसे महासागरों और नदियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। भूरे रंग का उपयोग पर्वतों के लिए होता है और पीले रंग से पठारी क्षेत्रों को दर्शाया जाता है, जबकि हरा रंग मैदानों और वन क्षेत्रों को इंगित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये रंग कोडिंग इतनी सार्वभौमिक है कि एक नज़र में ही कोई भी समझ सकता है कि मानचित्र का कौन सा हिस्सा कृषि योग्य है और कहाँ पहाड़ हैं। अब तक की चर्चा उन मानचित्रों पर थी जो पैमाने और रूढ़े चिन्हों के सख्त नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भौगोलिक जानकारी साझा करने के लिए रेखाचित्र यानी स्केच की अवधारणा सामने आती है। यह एक ऐसा आरेखण है जो किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता। ये पूरी तरह से याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी को अपने घर आने का रास्ता समझाना है। इसके लिए वो व्यक्ति बिना पैमाने के एक त्वरित आरेख बनाता है। इसे ही रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। यह दिशा निर्देशन के लिए उपयोगी है, लेकिन अकादमिक अध्ययन के लिए नहीं। रेखाचित्र के अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है खाका, जिसे अंग्रेजी में प्लान कहा जाता है। जहां बड़े पैमाने वाले मानचित्र एक गांव या शहर की जानकारी देते हैं, वहीं कुछ विवरण ऐसे होते हैं जो उनमें नहीं दिखाए जा सकते, जैसे किसी घर के अंदर बने कमरे की सटीक लंबाई और चौड़ाई। ऐसी अत्यंत सूक्ष्म और सटीक जानकारियों को कागज पर उतारने के लिए खाका तैयार किया जाता है। एक बहुत ही छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया आरेखण खाका कहलाता है। ये वास्तुकारों और इंजीनियरों के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। संपूर्ण पृथ्वी के वृहद अध्ययन के लिए ग्लोब एक आदर्श मॉडल है, लेकिन पृथ्वी के विशिष्ट हिस्से को समझने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। वास्तविकता को सिकोड़ने के लिए पैमाने का उपयोग, दिशा के लिए दिक्सूचक और आकृतियों को दर्शाने के लिए रूढ़ी चिन्हों की विश्वव्यापी भाषा, ये सब हमारी स्थानिक समझ को विकसित करते हैं। और ये विचारणीय है कि कागज पर बने इन भौतिक मानचित्रों, पैमानों और रूढ़ चिन्हों की इस गहरे विज्ञान से लेकर आज के अत्याधुनिक डिजिटल सैटेलाइट मैपिंग तक के सफर ने भौगोलिक सीमाओं, दूरी और दिशा को देखने के हमारे नजरिए को किस हद तक बदल दिया है। तकनीक ने पूरी दुनिया को हमारे सामने एक स्क्रीन पर लाकर रख दिया है। चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आज हमारा ध्यान पृथ्वी के उन 4 प्रमुख घटकों पर केंद्रित होगा जो इस ग्रह को पूरे सौर मंडल में सबसे अलग और अद्वितीय बनाते हैं। बिल्कुल,
ये एक सर्वविदित अकादमिक तथ्य है कि संपूर्ण सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनप सका है। और ऐसा क्यों है? इसका उत्तर हमें पृथ्वी के परिमंडलों में मिलता है। जीवन के लिए जो 3 सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भूमि, जल और हवा, वे केवल इसी ग्रह की सतह पर एक साथ एक आदर्श संतुलन में विद्यमान हैं। इस अकादमिक चर्चा की नींव रखने के लिए शुरुआत उन शब्दों की उत्पत्ति से करना सबसे तार्किक होगा जिनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए उसकी शब्दावली को समझना आवश्यक है। ग्रीक भाषा के शब्द। सही, जी बिल्कुल। भूगोल के ये सभी महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर भूमंडल, जिसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है, वह ग्रीक भाषा के लीथास शब्द से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। सही कहा। इसी तरह ग्रीक शब्द एटमोस का अर्थ है वाष्प, और इसी से एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर का आधार ह्यूडोर शब्द है, जिसका अर्थ जल होता है। और अंत में बायोस का अर्थ है जीवन, जिसने बायोस्फीयर या जीवमंडल शब्द को जन्म दिया है। अध्ययनकर्ताओं के लिए इन मूल शब्दों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर पृथ्वी के इन विभिन्न परिमंडलों की भौतिक प्रकृति को स्पष्ट कर देता है। इस भाषाई स्पष्टता के बाद ये समझना और भी आसान हो जाता है कि हर परिमंडल का अपना एक विशिष्ट कार्य है। तो इस तंत्र के पहले और सबसे ठोस घटक भूमंडल से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वह ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अगर हम इसकी भौतिक संरचना को देखें तो यह मुख्य रूप से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की उन पतली परतों से मिलकर बना है जिनमें जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। स्थलाकृतियों को समझने के लिए पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से 2 विशाल वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उन्हें महाद्वीप कहा जाता है, और जो अत्यंत विशाल जलाशय हैं उन्हें महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य सामने आता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसी कारण से विश्व भर में समुद्री जल का तल हर जगह बिल्कुल एक समान होता है। जी, इसी वैज्ञानिक कारण से स्थल की किसी भी ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है, और मापन की सुविधा के लिए इस समुद्र तल को हमेशा शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊंचाइयों या गहराइयों का निर्धारण इसी शून्य बिंदु से किया जाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से ठीक 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके बिल्कुल विपरीत विश्व का सबसे गहरा ज्ञात भाग प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है। यानी समुद्र के भीतर की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शहर की ऊंचाई से भी कहीं अधिक है। बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट की इस अभूतपूर्व ऊंचाई का संदर्भ आते ही उन साहसिक ऐतिहासिक अभियानों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक हो जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के इस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। और मानव साहस का ये क्रम यही नहीं रुका। इसके कुछ दशकों बाद 16 मई 1975 को जापान की जुंको ताबेई एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला बनी। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल को प्राप्त हुआ, जो माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन ये दर्शाता है कि भूमंडल की सबसे दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां भी मानव के संकल्प के आगे पार की जा सकती हैं। भूमंडल की इन ऊंचाइयों और गहराइयों को समझने के बाद अब यह आवश्यक है कि हम इसके स्थलीय विस्तार को समझें। विश्व में कुल 7 प्रमुख महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। छात्रों को मानचित्र का बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए। यदि विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट प्रतिरूप उभरकर सामने आता है। स्थल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। इन 7 महाद्वीपों का क्रमबद्ध अध्ययन पृथ्वी के स्थलीय वितरण को स्पष्ट करता है। सबसे पहले एशिया से आरंभ करते हैं, जो आकार में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग अकेले इसी महाद्वीप में समाहित है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जलवायु की दृष्टि से इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया की पश्चिमी सीमा का निर्धारण यूराल पर्वत द्वारा होता है, जो इसे यूरोप महाद्वीप से प्राकृतिक रूप से अलग करता है। भूगोल की अकादमिक भाषा में यूरोप और एशिया के इस संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। एशिया के ठीक पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है, जो आकार में एशिया की तुलना में बहुत छोटा है। यूरोप की भौगोलिक विशिष्टता ये है कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये महाद्वीप 3 तरफ से महासागरीय जल से घिरा हुआ है। यूरोप के बाद जब हम अफ्रीका महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं तो भूगोल का एक बहुत ही विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका की सबसे अद्वितीय भौगोलिक विशेषता ये है कि विषुवत वृत्त, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। इसके कारण यहाँ की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल। और इसी महाद्वीप में सहारा का रेगिस्तान स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह पूरा महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका के संदर्भ में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के विषय में है, जो इसी महाद्वीप से होकर बहती है। अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका का स्थान आता है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में एक बहुत ही संकरे स्थलीय भाग से जुड़े हुए हैं। भूगोल में इस संकरे भूभाग को पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यहाँ अध्ययनकर्ताओं को 2 भौगोलिक अवधारणाओं स्थल संधि और जल संधि के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। स्थल संधि जमीन का वह संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे पनामा स्थल संधि। इसके विपरीत जल संधि पानी का वह संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों और महासागरों को जोड़ता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका स्थित है, जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। भौतिक भूगोल के दृष्टिकोण से दक्षिण अमेरिका 2 बड़े विश्व रिकॉर्ड अपने पास रखता है। पहला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसे एंडीज कहा जाता है, वह इसी महाद्वीप के उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एक लंबी दीवार की तरह फैली हुई है। और दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी भी इसी दक्षिण अमेरिका में बहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक अंतर है। महाद्वीपों के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। किसी भी अन्य महाद्वीप से स्थलीय रूप से जुड़ा न होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर अंटार्कटिका की ओर चलते हैं। अंटार्कटिका एक अत्यंत विशाल महाद्वीप है और दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल इसके मध्य भाग में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जलवायु इंसान के लिए बेहद कठोर है। यह हमेशा मोटी बर्फ की सफेद चादरों से ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। हालांकि विज्ञान और अनुसंधान के लिए यह एक खुली प्रयोगशाला है। भारत के भी महत्वपूर्ण शोध संस्थान अंटार्कटिका में कार्यरत हैं, जिनके नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री हैं। इन 7 महाद्वीपों के साथ भूमंडल का हमारा विश्लेषण पूरा होता है। अब हम पृथ्वी के दूसरे परिमंडल जल मंडल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका कारण बहुत सीधा है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जल से ढका हुआ है, जबकि स्थलीय भाग केवल 29% है। जलमंडल में जल के वे सभी रूप उपस्थित हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां,
भूमिगत जल और यहाँ तक कि वायुमंडल में तैरती हुई जलवाष्प भी जलमंडल का ही हिस्सा है। लेकिन नीले ग्रह की इस अवधारणा के साथ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। जब पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा है, तो फिर दुनिया भर में पानी की इतनी कमी क्यों महसूस की जाती है? इसका उत्तर पृथ्वी पर जल के वितरण में छिपा है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97.5% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, जो अत्यधिक खारा होता है। और जो शेष 2.5% जल बचता है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, जहां तक हमारी सीधी पहुंच नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कुल जल का एक बहुत ही नगण्य हिस्सा अलवण जल यानी मीठे पानी के रूप में मौजूद है, जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है। यही वो अकादमिक कारण है कि पानी की भारी कमी महसूस होती है। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग महासागर हैं। महासागरीय जल की गतियां हमेशा निरंतर रहती हैं। आकार के आधार पर पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर इनमें सबसे विशाल है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार प्रतीत होता है और विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर के तल में स्थित है। प्रशांत महासागर के बाद आकार में दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का आता है। ये एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। और इसके संबंध में एक और तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक कटी-फटी और दंतुरित है। ये दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे आदर्श स्थिति प्रदान करती है। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसी कटी-पटी तटरेखा के कारण अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर बन गया है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। इसके बाद हम दक्षिणी महासागर की ओर चलते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेर कर रखता है। यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। और अंत में 5वां महासागर आर्कटिक महासागर है। ये महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित है और प्रशांत महासागर से एक बहुत ही संकरे जलमार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। महासागरों का यह विस्तार हमें जलमंडल की असीमिता का एहसास कराता है। लेकिन यही जलमंडल जब वाष्पित होकर ऊपर उठता है तो वह हमें हमारे तीसरे प्रमुख परिमंडल वायुमंडल तक ले जाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक सघन परत से घिरी हुई है। ये वायुमंडल एक ढाल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के प्रभाव से बचाता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल का अध्ययन इसके घटकों और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। अगर हम इस वायुमंडल के संगठन की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, जो 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन का स्थान है, जिसकी मात्रा 21% है। शेष जो 1% बचता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य सभी गैसें समाहित हैं। ऑक्सीजन सीधे तौर पर सांस लेने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों और वनस्पतियों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करती है। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। इसी गैस के कारण पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है और रात के समय पृथ्वी अत्यधिक ठंडी नहीं होती। वायुमंडल की संरचना में घनत्व का भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। हवा का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और पहाड़ों या ऊंचाई वाले स्थानों की ओर बढ़ने पर यह बहुत तेजी से घटता चला जाता है। हवा के घनत्व में आने वाली इस कमी का सीधा प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है।
यही वो वैज्ञानिक कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर जाने वाले पर्वतारोहियों को सांस लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। घनत्व के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में भी भारी गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय दबाव हर स्थान पर अलग-अलग होता है। और एक प्राकृतिक नियम के अनुसार वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। इसी गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये तीनों परिमंडल आपस में मिलते हैं। इस मिलन बिंदु को जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक अत्यंत सीमित और संकरा क्षेत्र है जहां जीवन वास्तविक रूप में मौजूद है। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल स्तनधारियों तक की प्रजातियां शामिल हैं। अकादमिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल में मौजूद सभी प्राणियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत, जिसमें पशु, पक्षी और मनुष्य शामिल है, और पादप जगत, जिसमें सभी वनस्पतियां आती हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में निरंतर पारस्परिक क्रिया करते हैं और प्रकृति ने इन सभी के बीच एक बेहद सूक्ष्म पारिस्थितिक संतुलन बना रखा है। लेकिन अध्ययनकर्ताओं को इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्राकृतिक संतुलन में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम क्या हो रहे हैं। जंगलों की भारी कटाई का सीधा असर भूमंडल पर पड़ता है, जिससे मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सुनामी जलमंडल और भूमंडल के अंतर संबंध को स्पष्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियों के कारण झीलों और नदियों में उद्योगों से दूषित पदार्थों का निरंतर प्रवाह हो रहा है। और ये प्रदूषण केवल जलमंडल या भूमंडल तक ही सीमित नहीं है। उद्योगों और यातायात के साधनों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ सीधे तौर पर हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समग्र तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही इस वैश्विक वृद्धि को ही अकादमिक भाषा में भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए आज के इस विस्तृत अध्ययन का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच जो प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है, उसे बनाए रखना मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इस संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को तत्काल रोका जाए और संसाधनों के सीमित तथा संतुलित उपयोग की नीति को पूरी दृढ़ता के साथ अपनाया जाए। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम इन चारों परिमंडलों में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है, जिसे समझना ही सच्चे अर्थों में भूगोल का ज्ञान है। बिल्कुल। 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 6ठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस डीप डाइव का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो हमारी पृथ्वी की सतह की भौतिक संरचना को वैज्ञानिक और अकादमिक दृष्टिकोण से समझना है। बिल्कुल। मतलब जब हम अपने आसपास के परिदृश्य को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है। हाँ, कहीं ये अत्यधिक उबड़-खाबड़ और दुर्गम है तो कहीं ये बिल्कुल समतल और शांत नजर आती है। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा में हम एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल के अध्याय 6 को आधार बनाते हुए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों यानी लैंडफॉर्म्स जैसे पर्वत, पठार और मैदान का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थलमंडल के ये विविध रूप केवल संयोग मात्र नहीं है। राइट। ये लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर चल रही जटिल भौगोलिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बुनियादी तथ्य पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। वो तथ्य ये है कि जिस जमीन पर मानव सभ्यता टिकी है वो हमें पूर्णतः स्थिर और अचल लगती है। पर ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर एक निरंतर और अविराम गति हो रही है। तो स्थल रूपों का जो निर्माण आज हमें दिखाई देता है वो मुख्य रूप से 2 विशाल प्रक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। हाँ, ये एक बड़ा रोचक विरोधाभास है कि जो सतह हमें इतनी ठोस लगती है वो असल में एक जीवंत और परिवर्तनशील प्रणाली है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत हम प्रथम प्रक्रिया यानी आंतरिक प्रक्रिया या इंटरनल प्रोसेस से करते हैं। जी। ये प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल के ठीक नीचे एक अदृश्य शक्ति के रूप में कार्य करती है।
अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर जमीन लगातार गतिशील है तो इसका अनुभव रोजमर्रा के जीवन में क्यों नहीं होता? इसका उत्तर इस प्रक्रिया की गति में छुपा है। ये गति इतनी ज्यादा धीमी होती है कि इसे मानवीय समय चक्र में महसूस करना लगभग असंभव है। और इसी आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही विश्व के बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह या तो बहुत बड़े पैमाने पर ऊपर उठ जाती है या फिर गहरे गर्त में नीचे धंस जाती है। बिल्कुल। और इस भौगोलिक परिघटना की व्याख्या करते समय एक अकादमिक स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है कि ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। राइट। आंतरिक प्रक्रिया के इस धीमे लेकिन शक्तिशाली प्रभाव के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है बाह्य प्रक्रिया, यानी एक्सटर्नल प्रोसेस। हाँ, अगर आंतरिक प्रक्रिया स्थलोरूपों का ढांचा खड़ी करती है तो बाह्य प्रक्रिया उस ढांचे को तराशने का काम करती है। मतलब ये सतह के लगातार बनने और टूटने की एक चक्रीय प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। और इसके अंतर्गत दो अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्द आते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है अपरदन, यानी इरोजन। हाँ, अपरदन का सीधा सा अर्थ है पृथ्वी की सतह का घिसकर धीरे धीरे नीचे हो जाना। और जो दूसरा शब्द है वो है निक्षेपण या डिपोजिशन, जिसका अर्थ है घिसी हुई सामग्री के जमा होने से सतह के फिर से निर्माण की प्रक्रिया। इन दोनों शब्दों को एक व्यावहारिक उदाहरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अपरदन की कल्पना एक बहुत बड़े सैंडपेपर या रेगमाल के रूप में की जा सकती है। बिल्कुल, जो चट्टानों और पहाड़ों को धीरे धीरे रगड़कर चिकना और छोटा कर रहा है। और निक्षेपण की तुलना एक ऐसे थके हुए यात्री से की जा सकती है जो अपना सारा भारी सामान एक जगह लाकर रख देता है। सही कहा। और अपरदन और निक्षेपण का ये विशाल कार्य मुख्य रूप से प्रकृति के 3 शक्तिशाली अभिकर्ताओं द्वारा होता है। बहते हुए जल, हिमानी यानी बर्फ की नदियों और वायु द्वारा। हाँ, नदियां पहाड़ों को गहराई तक काटती हैं, तेज हवाएं चट्टानों को घिसती हैं और फिर यही सारा मलबा दूसरी जगह जाकर निक्षेपित हो जाता है। और इन्हीं प्रक्रियाओं के प्रभाव साथ ही ऊंचाई और ढाल के आधार पर पृथ्वी के स्थल रूपों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: पर्वत, पठार और मैदान। तो इस क्रम में सबसे पहले हम पर्वतों यानी माउंटेन्स की संरचना का विश्लेषण करते हैं। पर्वत तकनीकी रूप से पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वतों की सबसे बड़ी भौतिक विशेषता उनका ज्यामितीय आकार होता है। इनका आधार काफी चौड़ा और विस्तृत होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं उनका शिखर या चोटी छोटी और संकुचित होती जाती है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य जो सीधे जलवायु विज्ञान से जुड़ता है वो ये है कि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है तापमान में भारी गिरावट आती है। मतलब जलवायु ठंडी होती जाती है। हाँ, कुछ पर्वत शिखर तो इतने अधिक ऊंचे होते हैं कि वे बादलों के आवरण से भी ऊपर निकल जाते हैं। अब यहाँ ऊंचाई को लेकर एक बहुत ही विशिष्ट तकनीकी मानदंड है। जी। भूगोल में आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली प्राकृतिक संरचना को ही पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। और इससे कम ऊंचाई वाली संरचनाएं पहाड़ियों या हिल्स के अंतर्गत आती हैं। ऊंचाई के इस चर्चा में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और भ्रांतियों को तोड़ने वाला तथ्य सामने आता है। प्रशांत महासागर वाला? हाँ, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की बात होती है तो अमूमन ध्यान सीधे माउंट एवरेस्ट की ओर जाता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन प्रशांत महासागर की गहरी खाइयों में मोनाखे नामक एक पर्वत स्थित है जो हवाई द्वीप का हिस्सा है। और ये पर्वत मुख्य रूप से समुद्र की सतह के नीचे डूबा हुआ है। एग्जैक्टली। यदि महासागर के तल से इसके शिखर तक की कुल ऊंचाई मापी जाए तो वो 10,205 मीटर बैठते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की ऊंचाई से भी काफी ज्यादा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि महासागरों के भीतर भी स्थलमंडल की वैसी ही जटिल संरचनाएं मौजूद हैं जैसी धरातल पर। मोनाकी का उदाहरण हमारी पृथ्वी के छिपे हुए रहस्यों का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। अब पर्वतों के कठोर पर्यावरण की बात करें तो अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्वतों पर बर्फ की नदियां पाई जाती हैं, जो कभी नहीं पिघलती। विज्ञान की भाषा में इन्हें हिमानी या ग्लेशियर कहा जाता है। और ये हिमानियां मीठे पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। अत्यधिक ठंडी जलवायु, ऑक्सीजन की कमी और खड़ी ढाल के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मानव बसाव बहुत ही विरल होता है। कृषि योग्य समतल भूमि की अत्यधिक कमी होती है, जिससे जीवन यापन एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। इसके अतिरिक्त जब बहुत सारे पर्वत एक सीधी रेखा या श्रृंखला के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उस विशाल संरचना को पर्वत श्रृंखला या रेंज कहा जाता है। और इन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कोई छोटी मोटी दूरी तक नहीं बल्कि कई 100 और हजारों किलोमीटर तक होता है।
विश्व में इसके कुछ अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण मौजूद हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में हिमालय श्रृंखला, यूरोप में आल्प्स, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल, इन पर्वतों के आकार और उनकी बनावट में व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है और ये भिन्नता उनके निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसी प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। और पर्वतों के इस वर्गीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले वलित पर्वतों या फोल्ड माउंटेन्स का विश्लेषण करते हैं। हिमालय और आल्प्स दोनों ही वलित पर्वत के सबसे नवीन उदाहरण हैं। इनकी सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ होती है और इनका शिखर शंक्वाकार या कोनिकल होता है। इसे समझने के लिए मेज पर बिछे कपड़े की कल्पना करें। दोनों किनारों से बीच की तरफ धकेलने पर जो सिलवटें आती हैं, वलित पर्वतों का निर्माण ठीक उसी तरह पृथ्वी की पपड़ी में सिकुड़न पड़ने से होता है। बिल्कुल। इस चर्चा में भारत की अरावली श्रृंखला का उल्लेख बहुत जरूरी है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लेकिन आज अरावली को देखने पर वो हिमालय जैसी विशाल नजर नहीं आती। अपर्दन। हाँ, लाखों करोड़ों वर्षों तक हवा और पानी के थपेड़ों ने इस विशाल पर्वत श्रृंखला को घिस घिस कर छोटा कर दिया है। अरावली के अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका के एपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत भी बहुत पुराने वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। अपर्दन के कारण ये अब गोलाकार दिखाई देते हैं। अब वलित पर्वतों के बाद दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है भ्रंशोत्थम पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। इनके निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। हाँ, इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह का एक बहुत विशाल भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकल दिशा में विस्थापित हो जाता है। इसे समझने के लिए लकड़ी के कुछ गुटकों की कतार की कल्पना की जा सकती है। यदि बीच का कोई गुटका अचानक नीचे खिसक जाए तो उसके अगल बगल के गुटके अपने आप ऊपर उठे हुए नजर आने लगेंगे। पृथ्वी की क्रस्ट के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस विस्थापन में जो भाग ऊपर की ओर उठा रह जाता है उसे उत्खंड भ्रंश या हॉर्स्ट कहा जाता है। और जो भाग नीचे की ओर धंसकर एक घाटी नुमा आकार ले लेता है उसे द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबेन कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की प्रसिद्ध राइन घाटी और वॉस्चस पर्वत इसी ब्लॉक पर्वत प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण है। अब पर्वतों का तीसरा और अंतिम प्रमुख प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनिक माउंटेन्स। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। जब पृथ्वी के गहरे गर्भ से अत्यधिक गर्म और तरल मैग्मा भारी दबाव के साथ बाहर निकलता है तो वो सतह पर आकर लावा के रूप में बहने लगता है और समय के साथ ठंडा होकर ठोस चट्टानों का रूप ले लेता है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो अंततः एक विशाल शंक्वाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा इस प्रकार के ज्वालामुखीय पर्वतों के विश्व विख्यात उदाहरण हैं। पर्वतों के इन विविध प्रकारों को समझने के बाद मानव सभ्यता के लिए उनके महत्व का विश्लेषण करना आवश्यक है। पर्वत प्राकृतिक रूप से असीमित लाभ प्रदान करते हैं। सबसे प्रमुख लाभ ये है कि ये जल के एक विशाल प्राकृतिक संग्रहागार के रूप में कार्य करते हैं। विश्व की अनगिनत बारहमासी नदियों का उद्गम इन्हीं पर्वतों की ऊंचाइयों पर स्थित हिमानियों से होता है और इन जलाशयों से निकलने वाले जल का उपयोग कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है, साथ ही पन बिजली के उत्पादन में भी होता है। जल संसाधनों के अलावा पर्वतों की नदी घाटियां और पहाड़ी ढलानों पर बनी वेदिकाएं विशिष्ट कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। पर्वतों की ऊंचाई और जलवायु के कारण वहां वनस्पतियों और जीव जंतुओं की भारी विविधता पाई जाती है। वनों से मूल्यवान लकड़ी, ईंधन, चारा और गोंद जैसे कई उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। और आधुनिक युग में पर्यटन उद्योग के दृष्टिकोण से भी पर्वत अत्यंत आकर्षक केंद्र हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे साहसिक खेल केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही संभव हो पाते हैं। तो स्पष्ट है कि पर्वत मात्र पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि वे एक अत्यंत सक्रिय और जीवनदायी प्रणाली का हिस्सा हैं। पर्वतों के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद पृथ्वी की सतह के एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रूप की ओर बढ़ते हैं और वो है पठार या प्लेटोज। पर्वतों से निकलने वाली नदियां जब तेजी से नीचे आती हैं तो वो हमेशा सीधे समतल मैदानों में प्रवेश नहीं करती। अक्सर उनके मार्ग में एक उठी हुई संरचना आती है जिसे पठार कहते हैं।
तकनीकी रूप से पठार एक उठी हुई और ऊपर से बिल्कुल सपाट भूमि होती है। इसे आसपास के निचले क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई एक विशाल मेज के समान माना जा सकता है। पठारों के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल एकदम खड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों के समान ही पठार भी भूगर्भीय आयु के आधार पर नए या बहुत पुराने हो सकते हैं, और इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है भारत का दक्कन का पठार, जो दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक है। ये लाखों वर्षों की भूगर्भीय स्थिरता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप में केन्या, तंजानिया और युगांडा में फैला हुआ पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और जब ऊंचाई की बात आती है तो तिब्बत के पठार का उल्लेख करना अनिवार्य है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण ही इसे अक्सर दुनिया की छत भी कहा जाता है। पठारों की ये सपाट संरचना तो भौतिक पहचान है, लेकिन उनका असली महत्व उनके भूगर्भीय खजाने में छिपा है, और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पठारों की भूमिका अद्वितीय है क्योंकि यहाँ खनिजों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश बड़े खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का विशाल पठार सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के इतने विशाल भंडार हैं कि ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। ये पठार खनिजों को सहेज कर रखने के लिए एक आदर्श प्राकृतिक तिजोरी का काम करते हैं। खनिज संपदा के साथ साथ पठारी क्षेत्रों की एक और बहुत ही विशिष्ट भौतिक विशेषता होती है विशाल जलप्रपात या वाटरफॉल्स। इसका वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा है। जब नदी समतल मैदान में बहती है तो ढाल नहीं होता, लेकिन पठारी क्षेत्रों में जब नदियां इस मेज जैसी संरचना के एकदम खड़े किनारे पर पहुंचती हैं तो वे अचानक और बहुत तेजी से कई 100 फीट नीचे गिरती हैं, जिससे शानदार जलप्रपातों का निर्माण होता है। भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात इसका उदाहरण है, और कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात भी। इसके अतिरिक्त पठारों का एक विशिष्ट प्रकार होता है जिसे लावा पठार कहा जाता है। इन लावा पठारों का निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावे से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये काली मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है और विशेषकर कपास की खेती के लिए इसे सर्वोत्तम माना जाता है। पठारों की इन विशेषताओं का विश्लेषण करने के बाद स्थल रूपों की तीसरी श्रेणी का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, मैदान या प्लेन्स। मैदानों की परिभाषा अत्यंत सरल है। ये समतल भूमि के बहुत बड़े और विस्तृत भाग होते हैं। भौगोलिक मापदंडों के अनुसार मैदानों की ऊंचाई सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। कुछ मैदान बिल्कुल समतल हो सकते हैं, जबकि कुछ में हल्का सा उर्मिल या तरंगित प्रभाव देखा जा सकता है। इन विशाल मैदानों के निर्माण की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो सीधे तौर पर पर्वतों और नदियों से जुड़ी हुई है। अधिकांश समतल मैदानों का निर्माण बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाखों वर्षों में किया गया है। जब नदियां पर्वतों के ऊंचे ढालों से बहुत तेज गति से नीचे की ओर बहती हैं, तो वो अपने साथ पर्वतों की चट्टानों को अपर्दित करती हुई चलती हैं। नदियां इन अपर्दित पदार्थों जैसे बड़े पत्थर, बालू और अत्यंत बारीक सिल्ट या गाद को आगे ले जाती हैं। जैसे ही नदी निचले और समतल इलाकों में प्रवेश करती है, उसका बहाव अचानक धीमा पड़ जाता है। और बहाव धीमा होने के कारण नदी अपनी सामग्री को ढोने में असमर्थ हो जाती है और उसे घाटियों में निक्षेपित करना शुरू कर देती है। इन्हीं बारीक और उपजाऊ निक्षेपों के जमा होने से विशाल मैदानों का जन्म होता है। नदियों द्वारा लाई गई ये जलोढ़ मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसके अलावा समतल भूमि होने के कारण मैदानों में परिवहन के साधन बनाना, रेलवे लाइन बिछाना या सड़कें बनाना बहुत आसान होता है। यही अनुकूल परिस्थितियां और उपजाऊ भूमि मैदानों को मानव बसाव का सबसे बड़ा केंद्र बना देती हैं। अगर हम जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों को देखें तो घर बनाने और खेती करने की सुविधा के कारण विश्व की अधिकांश आबादी मैदानी इलाकों में ही निवास करती है। भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित गंगा का मैदान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दुनिया के सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। इसी प्रकार एशियाई महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान
और चीन में यांगसे नदी का मैदान इस बात का प्रमाण है कि समतल स्थलरूप मानव आबादी को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। स्थल रूपों के इस त्रिस्तरीय वर्गीकरण को समझने के बाद इसका जो सबसे व्यावहारिक पहलू उभर कर आता है वो है स्थल रूप एवं लोक के बीच का गहरा संबंध। स्थल रूपों की इस भिन्नता के अनुसार ही मानव जीवन शैली और उनके घर बनाने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन भौगोलिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। सीढ़ीदार खेत बनाना या परिवहन विकसित करना बड़ी चुनौती है। इसके ठीक विपरीत मैदानी क्षेत्रों का जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है। खेतों को जोतना, घर बनाना या कारखाने लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के प्रति निरंतर जागरूकता भी एक अनिवार्य विषय है। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियां कभी-कभी भयानक रूप ले लेती हैं। भूकंप, विनाशकारी ज्वालामुखी, तूफान और प्रलयंकारी बाढ़ जैसी आपदाएं अचानक भारी विनाश कर सकती हैं। इन्हें पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर समाज में वैज्ञानिक जागरूकता हो और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग किया जाए तो नुकसान को काफी सीमित किया जा सकता है। आपदाओं से बचाव के साथ साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय कर्तव्य भी खड़ा है। वर्तमान युग में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण इन बहुमूल्य स्थल रूपों का अक्सर गलत उपयोग देखा जा रहा है। उपजाऊ भूमि पर लगातार कंक्रीट के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। जीवनदायिनी नदियों में उद्योगों का रसायन और शहरों का कूड़ा प्रवाहित किया जाता है। इस अंधाधुंध विनाश को रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिशन बल देता है कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण पहली आवश्यकता है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इस वरदान का उपयोग हमें जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। ये गंभीर अकादमिक और नैतिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहे। अगर हम संसाधनों का यूं ही दोहन करते रहे तो अंततः वो पारिस्थितिक संतुलन टूट जाएगा जिस पर मानव सभ्यता टिकी है। इस पूरी विस्तृत और वैज्ञानिक चर्चा के बाद एक विचार जो बहुत गहराई से चिंतन के लिए प्रेरित करता है वो ये है कि कोई भी विशिष्ट स्थल रूप, चाहे वो दुर्गम पर्वत हो, खनिजों का पठार हो या उपजाऊ समतल मैदान हो, वो केवल आजीविका के साधन ही तय नहीं करता। ये जटिल भौगोलिक स्थितियां हमारी बस्तियों की वास्तुकला, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे ऐतिहासिक विकास की दिशा को भी स्थायी रूप से आकार देती हैं। अगर विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत न होते तो शायद भारत का इतिहास इतना विविध नहीं होता। भूगोल केवल जमीन का आकार नहीं है, ये वो सबसे मूक लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक है जिसने मानव इतिहास की पटकथा को सबसे गहराई से लिखा है। छठा चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा देश भारत। तो शुरुआत अगर हम भारत के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट यानी इसके भौगोलिक विस्तार से करें तो सोर्स के मुताबिक भारत का टोटल एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 32.8 लाख, ये आंकड़ा ही अपने आप में देश की विशालता को दिखा देता है। एकदम, हाँ। और अगर हम दूरियों की बात करें तो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक ये फैलाव लगभग 3200 किलोमीटर का है। और वहीं अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के कच्छ तक। हाँ बिल्कुल, वो दूरी भी लगभग 2900 किलोमीटर्स है। इतनी लंबी दूरियों का सीधा सा मतलब है कि इस भूभाग के अंदर एक बहुत ही असाधारण डाइवर्सिटी मौजूद है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। जी, ऊंचे पर्वत हैं, महामरुस्थल हैं, उत्तरी मैदान हैं, पठार और तटीय भाग भी हैं। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ लैंडस्केप तक लिमिटेड नहीं है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक कि लोगों की भाषा और संस्कृति में भी भारी भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी भिन्नता के बावजूद एक गहरी यूनिटी है। अनेकता में एकता, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का बेस है। और इसी विशाल भूभाग पर जो जनसांख्यिकी है, सोर्स के अनुसार 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 120 करोड़ को पार कर चुकी है, जो कि चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। तो इतने बड़े देश की वर्ल्ड मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अगर हम ग्लोब को देखें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बहुत बड़ा रोल है। 23.5 डिग्री उत्तर। ये रेखा देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। सही कहा।
और अगर हम मुख्य भूमि के एग्जैक्ट अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जी, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। और इनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी बहुत है। अगर हम देशांतरों को देखें तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर है। बिल्कुल। और भूगोल के बेसिक रूल्स के हिसाब से पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 29 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 116 मिनट आते हैं। यानी करीब 2 घंटे का डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइम में 2 घंटे का गैप है। मतलब जब ईस्ट में अरुणाचल में सूरज निकल चुका होता है तब वेस्ट में गुजरात में अंधेरा ही रहता है। हाँ, और आप सोच सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। रेलवे टाइम टेबल, ऑफिस टाइमिंग सब गड़बड़ हो जाता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया, जो देशांतर रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, उसे भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। मानक याम्योत्तर, इसी रेखा के समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये जोड़ना प्रासंगिक है कि ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है, क्योंकि टाइम जोन्स का ये जो निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के साइंटिफिक मेजरमेंट पर बेस्ड होता है। हाँ, और दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिनका देशांतरीय विस्तार भारत से भी ज्यादा है। अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं। सही बात है। अब इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद हमें पड़ोसी देशों के ढांचे को समझना चाहिए। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 अलग-अलग देशों से जुड़ी हुई हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व की दिशाओं में। इन 7 लैंड नेबर्स में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। ये तो स्थलीय पड़ोसी हुए। हमारे समुद्री पड़ोसी भी हैं जो साउथ में लोकेटेड हैं, श्रीलंका और मालदीव। समुद्री सीमाओं की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच का जो प्राकृतिक विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उसे पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ध्यान दें, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जल संधि पानी का वो संकरा रास्ता होता है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है और भूभागों को अलग करता है। अब देश के बाहरी बॉर्डर से अगर हम देश के अंदरूनी स्ट्रक्चर पर आएं तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश को एडमिनिस्टर करने के लिए इसे छोटी इकाइयों में बांटा गया है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। हाँ, और सोर्स थे स्पष्ट आंकड़ों के अनुसार, जिसमें विशेष रूप से जून 2014 के तेलंगाना निर्माण का संदर्भ है। भारत में राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इस पूरे ढांचे की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर किया गया है। एरिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पश्चिमी तट पर जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। ये तो हुआ इंसान का बनाया हुआ विभाजन, लेकिन अगर हम नेचर के बनाए फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो वो और भी ज्यादा डायनामिक है। भारत में ऊंचे पर्वत, समतल मैदान, ऊबड़-खाबड़ पठार, कोस्ट्स और आइलैंड्स सब कुछ है। उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। भारत के नॉर्थ में एक विशाल प्राकृतिक दीवार है, हिमालय। हिमालय, हिम प्लस आले यानी बर्फ का घर। और ये कोई सिंगल पहाड़ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये पहाड़ों की एक पूरी पैरेलल रेंज है जिसे मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर वाली रेंज, सबसे नॉर्थ में जो है उसे वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं। उसके ठीक साउथ में दूसरी रेंज आती है जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। ये अपने पॉपुलर हिल स्टेशंस के लिए बहुत जानी जाती है। और सबसे साउथ में जो तीसरी और बाहरी रेंज है वो है शिवालिक। शिवालिक के ठीक नीचे जब हम आते हैं तो भारत के उत्तरी मैदान शुरू हो जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। पहाड़ों के मुकाबले ये इलाका एकदम सपाट और समतल होता है। और ये मैदान बने कैसे हैं? इनका निर्माण उन नदियों ने किया है जो हिमालय से बहकर आती हैं, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हाँ, और उनकी सहायक नदियां। ये नदियां पहाड़ों से बहुत ही महीन मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिन्हें जलोढ़ निक्षेप या अलूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। सहायक नदी मतलब? वो नदी
जो किसी भी दिशा से आकर मुख्य नदी में अपना पानी मिला देती है। सही कहा। और इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों की वजह से ये मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट। एकदम परफेक्ट। इसी वजह से यहाँ जीवन यापन आसान है और इन मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन हरे भरे मैदानों से वेस्ट की तरफ जाएं तो सीन एकदम बदल जाता है। वहां भारतीय महामरुस्थल है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एकदम शुष्क, गर्म और रेतीला इलाका। पानी की कमी के कारण वहां वनस्पति ना के बराबर होती है। और नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक साउथ में अगर हम देखें तो एक और अलग सी आकृति है, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लाटू। प्रायद्वीप का मतलब ही है वो जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। इस पठार का आकार एक उल्टे त्रिभुज जैसा है और इसका धरातल बहुत ऊबड़-खाबड़ है। इस पठारी इलाके में बहुत सी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे प्रोमिनेंट है अरावली श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। अरावली के अलावा इसके मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी हैं। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। विंध्य और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। भारत की ज्यादातर नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पठार की बाउंड्रीज को देखते हैं। इसके वेस्टर्न किनारे पर पश्चिमी घाट हैं, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, और ईस्टर्न किनारे पर पूर्वी घाट हैं। दोनों में फिजिकल डिफरेंस बहुत क्लियर है। पश्चिमी घाट एकदम कंटिन्यूस हैं, एक समान, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटे हुए और असमान हैं। इस पूरे पठारे इलाके का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये खनिजों से भरा हुआ है। कोयला और लौह अयस्क जैसे मिनरल्स। हाँ, जो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। घाटों से जब हम आगे समुद्र की तरफ जाते हैं तो तटीय मैदान आते हैं, कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी घाट के वेस्ट में पश्चिमी तटीय मैदान है, जो काफी संकरे हैं। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं। इसका कारण वो नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। बिल्कुल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां ये पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। समुद्र में मिलने से पहले ये अपने मुहाने पर बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा वो त्रिभुजाकार जमीन होती है जो नदी के मुहाने पर तब बनती है जब वो समुद्र में प्रवेश करती है। सही कहा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा। मेनलैंड और कोस्टल प्लेन्स को कवर करने के बाद अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो समुद्र के बीच में हैं, भारत के द्वीप समूह। हमारे पास 2 मुख्य आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, जो कि केरल के तट से कुछ दूरी पर है। और ये नॉर्मल आइलैंड्स नहीं है, ये प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड्स। हाँ, प्रवाल या कोरल्स असल में बहुत ही सूक्ष्म समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब ये मर जाते हैं तो इनके कंकाल जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे एक द्वीप बन जाता है। बिल्कुल, लक्षद्वीप ऐसे ही बना है। इस पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को लेकर ये कहना जरूरी है कि ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। ये एक बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। दूसरा जो बड़ा आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। ये लक्षद्वीप से आकार में बड़े हैं और यहाँ द्वीपों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन इन द्वीपों से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का इतिहास भी जुड़ा है। 2004 की सुनामी? हाँ, जिसने यहाँ के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया था। सुनामी कोई आम लहर नहीं होती, ये एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो समुद्र तल पर आने वाले शक्तिशाली भूकंप से पैदा होती है। समुद्र के नीचे हलचल होती है और पानी का विशाल हिस्सा अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। 2004 का ये इवेंट हमें याद दिलाता है कि ये सभी फिजिकल फीचर्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बिल्कुल। मतलब आज जो पहाड़ या द्वीप हमें स्थिर लग रहे हैं वो असल में लाखों सालों की जियोलॉजिकल उथल-पुथल का नतीजा है। हाँ। ये धरती आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से आकार ले रही है और भविष्य में इसका भूगोल कुछ और ही होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि नेचर की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। हमारा आज का भूगोल उसी लंबी प्रक्रिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। 7वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारत
जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बिल्कुल, और आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से एक अकादमिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा। हाँ, मतलब हमारा मेन फोकस इसी पर है कि हम भारत के मौसम, जलवायु और वन्य जीवों को थोड़ा गहराई से समझें। देखिए, भूगोल का ये चैप्टर सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। सही कहा, ये एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है। एग्जैक्टली, जो ये तय करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और कृषि कैसे काम करेगी। इसलिए इस विषय की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो हम एनसीईआरटी के इस 8वें अध्याय के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखेंगे। अक्सर लोग ज्योग्राफी को बस रटने वाला सब्जेक्ट मान लेते हैं। हाँ, पर अगर हम इसके पीछे के साइंस को समझ लें तो हर ज्योग्राफिकल इवेंट बहुत लॉजिकल लगता है। जैसे भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ के टेम्परेचर और हवाओं की दिशा को कंट्रोल करती है। और वही हवाएं वर्षा लाती हैं जो यहाँ के जंगलों और जानवरों का हैबिटेट तय करती हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चेन है। बिल्कुल, तो इस चेन की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। वेदर और क्लाइमेट की अवधारणा। डेली आम बोलचाल में लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर साइंटिफिकली इनके बीच एक बहुत टेक्निकल अंतर है। जब हम मौसम या वेदर की बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में डे टू डे होने वाले चेंजेस की बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये आवर टू आवर होने वाले चेंजेस। इसमें मेन रूप से टेम्परेचर, रेनफॉल और सन्स रेडिएशन शामिल होता है। और मौसम का ये नेचर बहुत ही शॉर्ट टर्म और अनस्टेबल होता है। जैसे एक ही दिन में सुबह ठंडक हो सकती है और दोपहर तक धूप के कारण तेज गर्मी, और शाम होते होते अचानक बादल छा सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर का एक क्विक रिएक्शन है। लेकिन जब क्लाइमेट की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाता है। असल में जब किसी बड़े एरिया में बहुत सालों तक, नॉर्मली 30 या उससे ज्यादा सालों तक, इन डेली मौसम की कंडीशंस को मेजर किया जाता है तो उस लॉन्ग पीरियड के एवरेज वेदर कंडीशन को जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु किसी जगह का एक परमानेंट ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन होता है। और भारत की जलवायु को हम मोटे तौर पर मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं, जो कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिसाइडर है। ये मॉनसून शब्द अपने आप में बहुत स्पेशल है। इसकी ओरिजिन समझना यहाँ काफी रिलेवेंट होगा। हाँ, ये शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अरबी में सीधा अर्थ मौसम ही होता है। पुराने जमाने में अरब ट्रेडर्स जब समुद्र से आते थे तो वो इन हवाओं की दिशा के बदलने पर बहुत डिपेंड करते थे। वहीं से ये शब्द पॉपुलर हुआ। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई ये अक्सर पूछा जाता है। और अगर भारत की लोकेशन देखें तो हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के लगभग बीच से गुजरती है। इस ट्रॉपिकल लोकेशन का रिजल्ट ये है कि यहाँ ज्यादा बारिश मानसूनी पवन से ही होती है। और इसी पर हमारी फूड सिक्योरिटी टिकी है। अच्छा, मानसून मतलब अच्छी बारिश और अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इस मॉनसूनी जलवायु को समझने के लिए हमें भारत की मेजर सीजन्स को देखना होगा। भारत में मेन रूप से 4 ऋतुएं पहचानी गई हैं। शुरुआत सर्दी से करते हैं, यानी विंटर सीजन, जिसका टाइम दिसंबर से फरवरी तक होता है। इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की पोजीशन बदल जाती है। सर्दी का मेन कारण यही है कि सूर्य की किरणें भारत पर सीधी नहीं पड़ती हैं, किरणें तिरछी होने के कारण जमीन को कम हीट मिलती है, जिससे नॉर्थ इंडिया और हिमालयन रीजन्स में टेम्परेचर काफी गिर जाता है। उसके बाद मार्च से मई तक गर्मी का मौसम आता है। जब सूर्य की किरणें भारत पर सीधी पड़ने लगती हैं, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और इसी मौसम में एक बहुत स्पेसिफिक लोकल विंड चलती है जिसे लू कहते हैं। हाँ, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिन के वक्त चलती है। ये बहुत ही गर्म और ड्राई हवा होती है जो मिट्टी की मॉइस्चर को तेजी से सोख लेती है। इस भयानक गर्मी के कारण ही अगली ऋतु का बेस बनता है, यानी साउथ वेस्ट मानसून या वर्षा का मौसम, जो जून से सितंबर तक चलता है। एक्सट्रीम गर्मी से प्लेन्स में एक बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जो समुद्र की तरफ से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। इस टाइम हवाएं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से लैंड की तरफ आती हैं। और क्योंकि ये समुद्र से आती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। और जब ये मॉइस्चर वाली पवन भारत में एंटर करती है और वेस्टर्न घाट्स या हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराती है, तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है, जहाँ कंडेंसेशन होता है और फिर भारी बारिश होती है। ये जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार अनुमानित है। हाँ, मॉनसून हवाओं का बनना और पहाड़ों से टकराकर बारिश करना एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस है। इस एक्टिव फेज के बाद आती है चौथी ऋतु, रिट्रीटिंग मॉनसून या शरद ऋतु। अक्टूबर और नवंबर का महीना। इस वक्त सूर्य इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, टेम्परेचर कम होता है और हाई प्रेशर बनने लगता है। अब हवाओं की दिशा बिल्कुल पलट जाती है। पवन लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने लगती है।
इस रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम नॉर्थ इंडिया में आसमान साफ और मौसम ड्राई होता है। लेकिन साउथ इंडिया में इसका इम्पैक्ट अलग है। जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं तो दोबारा मॉइस्चर ले लेती हैं और जब ये ईस्टर्न घाट से टकराती हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा करती हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून का डिफरेंस एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। शरद ऋतु में ज्यादा देश ड्राई रहता है पर ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश होती है। इन ऋतुओं के समझने के बाद एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है कि जब पूरे देश की जलवायु मानसूनी है तो ऐसा क्यों है कि राजस्थान सूखा रहता है और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है? इसको रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कहते हैं, जो मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और रिलीफ यानी भौतिक बनावट। लोकेशन और रिलीफ की बात करें तो राजस्थान के थार मरुस्थल में जैसलमेर और बीकानेर भारत के सबसे गर्म जगहों में है। वहाँ रेत होने और पहाड़ों की कमी के कारण टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। वहीं अगर अल्टीट्यूड का इफेक्ट देखें तो जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, क्योंकि समुद्र तल से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर थिन होता है और टेम्परेचर गिरता है। और कोस्टल एरियाज में डिस्टेंस फ्रॉम सी का असर दिखता है, जैसे मुंबई और कोलकाता। वहाँ जलवायु मॉडरेट होती है ना, ज्यादा गर्मी न ठंड। समुद्र के पानी की प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता, इसलिए वहाँ टेम्परेचर स्टेबल रहता है, पर हवा में बहुत मॉइस्चर होता है, जिससे वो एरियाज बहुत ह्यूमिड फील होते हैं। रेनफॉल की वेरिएशन तो और भी शॉकिंग है। मेघालय का मौसिनराम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करता है। वहाँ के पहाड़ों की फनल शेप की वजह से मॉनसून हवाएं वहाँ फंस जाती है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर में किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। ये क्लाइमेट का एक्सट्रीम रीजनल वेरिएशन है। और वर्षा और टेम्परेचर का ये वेरिएशन एक और चीज तय करता है, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। जो घास, झाड़ियां और पेड़ पौधे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप उगते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और किस एरिया में कैसी वेजिटेशन होगी ये पूरी तरह क्लाइमेट पर डिपेंड है। सबसे बड़ा फैक्टर रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं, जहाँ पेड़ों की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि सनलाइट जमीन तक नहीं आती। जबकि कम बारिश वाले डेजर्ट एरियाज में पानी बचाने के लिए पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। वहाँ सिर्फ कांटेली झाड़ियां ही मिलती हैं। वहाँ इन वनों की इम्पोर्टेंस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितनी है? इसको एकेडमिक एंगल से देखें तो सबसे प्राइमरी काम गैसियस बैलेंस बनाए रखना है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग रोकती है। पेड़ों का एक और मैकेनिकल फंक्शन है सॉइल कंजर्वेशन। जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं। हैवी रेन या तेज हवा में ये फर्टाइल सॉइल को बहने से रोकती हैं, जिससे मिट्टी का अपरदान या सॉइल इरोशन रुकता है। इरोजन रुकने से नदियों में सिल्ट जमा होने की प्रॉब्लम कम होती है। साथ ही फॉरेस्ट्स इकोनॉमिक और डोमेस्टिक रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है। लोग सदियों से अपनी बेसिक नीड्स के लिए इन पर डिपेंडेंट हैं। फ्यूल के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए टिम्बर और पशुओं के लिए चारा। इसके अलावा लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, जड़ी बूटियां, लैक और शहद, ये सब सीधे नेचुरल फॉरेस्ट से ही मिलता है। इसलिए इनके कंजर्वेशन के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इंडिया में इसके लिए वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, जिसका लक्ष्य है लार्ज स्केल प्लांटेशन करना। क्योंकि वनों का कटना सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं, बल्कि पूरे बायोस्फीयर का विनाश है। और इसी बायोस्फीयर से हमारा आखिरी सेक्शन जुड़ता है, वाइल्ड लाइफ और उनका कंजर्वेशन। फॉरेस्ट्स कई तरह के वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। एक हेल्दी फॉरेस्ट में हजारों स्पीशीज एक बैलेंस्ड फूड चेन बनाती हैं। इनमें रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, बर्ड्स, मैमल्स और इंसेक्ट्स सब शामिल हैं। भारत की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है और हमारे नेशनल सिंबल्स इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बाघ या टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, जो पावर का सिंबल है। और मोर हमारा नेशनल बर्ड है। इंडियन फॉरेस्ट्स में बर्ड्स की बहुत स्पीशीज मिलती हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट्स का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जानवर की फिजिकल स्ट्रक्चर उसे स्पेसिफिक क्लाइमेट के लिए फिट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए एशियाटिक लायंस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह मिलते हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। ऐसे ही हाथियों और एक सींग वाले गेंडे के साथ है। ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट के कारण असम के घने जंगलों में पाए जाते हैं। हालांकि हाथी केरला और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ड्राई क्लाइमेट में जाएं तो ऊंट भारत के रेगुलर डेजर्ट में है। उनकी बॉडी उन्हें कम पानी में सर्वाइव करने की एबिलिटी देती है। एक और स्पेसिफिक जानवर है जंगली गधा या वाइल्ड एस, जो सिर्फ गुजरात के रन ऑफ कच्छ के ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलता है। हिमालय के ठंडे एरियाज की बायोडाइवर्सिटी अलग है।
ठंड से बचने के लिए वहां के जानवरों के थिक हेयर होते हैं वहाँ जंगली बकरी, स्नो लेपर्ड और भालू मिलते हैं। और दूसरे जंगलों में बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय और चितल हैं, भारत स्नेक्स की डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। जिसमें कोबराज और क्राइट्स सबसे प्रोमिनेंट और जहरीले हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक सींग वाले गैंडे का असम, जंगली गधे का रन ऑफ कच्छ और एशियाटिक लायन का गिर फॉरेस्ट। इन फैक्ट्स को मैच करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं। लेकिन आज इस रिच बायोडाइवर्सिटी पर बड़ा खतरा है। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग के कारण वाइल्ड लाइफ तेजी से घट रही है। जब नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है तो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाता है। इस डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड को रोकना अब नेशनल प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ने कंट्री भर में प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जिसमें नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। यहाँ हंटिंग और लॉगिंग कंप्लीटली बैंड है। इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट्स हैं दो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। और एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट्स प्रूव करते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच से पॉपुलेशन स्टेबल की जा सकती है। इस पूरे डिस्कशन से क्लियर है कि ज्योग्राफी में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है। ट्रॉपिकल लोकेशन मॉनसून साइकिल बनाती है जलवायु और वर्षा तय करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट होंगे, और फॉरेस्ट्स की डेंसिटी तय करती है कि कहाँ कौन सा वाइल्ड लाइफ रहेगा। ये नेचर की एक बहुत डीपली कनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और एक बहुत ही विचार करने वाली बात ये निकल कर आती है कि अगर क्लाइमेट चेंज के कारण मॉनसून के पैटर्न में थोड़ा सा भी परमानेंट शिफ्ट आता है तो हमारे फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का ये डेलिकेट बैलेंस कितनी बुरी तरह प्रभावित होगा और इस पर कितनी डीप रिसर्च की जरूरत है।